ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने एंड आई हैव completed 7 lectures in chapter number 6. We are doing specifically for F5 performance management, and that too the name of the chapter is planning with limiting factors. मैं इस समय आपके साथ चैप्टर नंबर, आज के इस लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 8। मैं 7 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और बड़ी सारी बेसिक बातें आपको बता दी है मैंने। आज के इस लेक्चर में मैं एक नया कंसेप्ट, नई बात, वैसे आपको वो आता है बट जस्ट आई वांट टू हैव अ प्रैक्टिस विद दैट, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ डिस्कस किया वो मैक्सिमाइजेशन टाइप डिस्कस किया। टुडे आज मैं कुछ और डिस्कस करूँगा। तो पहले आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर ले भाई साहब, सभी के सभी ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। F5 लेक्चर 8 चैप्टर 6, कमर सीधी करके बैठना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। बेटा ये जो मैं आज करा रहा हूँ इसका नाम है टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 7, कैप्लॉन से करा रहा हूँ। और उस कैप्लॉन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि दैट हाउ यू कैन आंसर इन अ मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए लेक्चर 7 तक वो मैक्सिमाइजेशन टाइप था, अभी जो मैं कराऊंगा वो मिनिमाइजेशन टाइप है। आप बात को समझ रहे हैं? मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, सोचने का ढंग अलग होगा। जैसे कॉस्ट इज टू बी मिनिमाइज्ड, प्रॉफिट्स और कंट्रीब्यूशन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, प्रोडक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो आपको लॉजिकली खुद ही पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। कोई टेंशन की बात है नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। आपको लॉजिकली खुद ही पता चल जाना है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात जी? तो आप सभी पहले तो कैप्लॉन ओपन कर लें, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, रूलर भी बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे आइसो कॉस्ट लाइन बनानी है। आइसो कंट्रीब्यूशन नहीं बनती, कंट्रीब्यूशन बनती है मैक्सिमाइजेशन में, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। आज हम बनाएंगे कॉस्ट। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन खुद बोलेगा, चीखेगा, आपको समझ आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट द पॉइंट इज, आप सभी अगर आपके पास टूल्स होंगे तब तो लॉजिकली बातें समझ आएंगी। आप देखिए मेरे पास हार्ड कॉपी भी है कैप्लॉन की, है ना, और सॉफ्ट भी है। अगर आप सॉफ्ट नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा लॉस हो जाता है यार, अच्छा नहीं लगता। आइए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आंसर को देखेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमाइजिंग कॉस्ट, बट आपको जब पेपर में आएगा F5 के पेपर में सेक्शन C, A और B में, वहाँ पे लिखा नहीं होगा मिनिमाइजिंग कॉस्ट। आपको खुद अपने आप ही मिनिमाइज करनी पड़ेगी। मेरी ये बात आप समझ रहे हैं? उसका नाम है मिनिमाइज। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या सच में हमें पता चल रहा है कि वहाँ से मिनिमाइजिंग कॉस्ट है। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। आप सब निकाल लीजिए, कैप्टन का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आराम से मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, ये सीधा ये आंसर से आगे आंसर्स भी देखेंगे, बट हम पहले अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटे, तभी लॉजिकली पता चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है सर, आप पहले क्वेश्चन निकाल लीजिए सर, हम भी निकाल रहे हैं और हम साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है बेटे, उसी की बात तो समझ आएगा आपको। ये लो, मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद पहले मैं आ गया जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग मिनिमाइजिंग कॉस्ट। ठीक है सर। अ कंपनी कैन बाय जे फॉर्म्स लिमिटेड, एक कंपनी है जो फार्म हाउस है जिसके पास, जे फॉर्म्स लिमिटेड बाइज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। बेटे आप जब सब्जियां उगाओगे, है ना, मेरा अपना एक गार्डन है, मैं उस गार्डन में अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाता हूँ। तो जब हम फर्टिलाइज उन सब्जियों को उगाने के लिए वी नीड सम फर्टिलाइजर्स। मैं तो ऐसा फर्टिलाइजर पूसा हमारे पटेल नगर के पास है वहाँ से लेकर आता हूँ, बट द पॉइंट इज यू नीड सम फर्टिलाइजर्स फॉर दोज फार्म हाउस। तो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कंपनी है फार्म लिमिटेड विच बायज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो 2 तरह के फर्टिलाइजर्स को बाय करती है, विच कंटेन द फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ केमिकल्स। और आपको पता ही है जी फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन केमिकल है ना, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट एंड पोटाश, ये सुना होगा आपने। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब रिक्वायर्ड होते हैं। सिमिलरली फॉर अ प्लांट किंगडम के लिए जो फर्टिलाइजर्स है उसमें नाइट्रेट होना चाहिए, फॉस्फेट होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, पोटाश होना चाहिए, देन ओनली दे कैन गिव फ्रूटिंग। तो उसमें ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, अब ये बात समझनी नहीं है, तो मैं वैसे ऐड ऑन कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए।
आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए मेरे दोस्त। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करा दूंगा कि जो कैप्लन और बीबी में भी आंसर गिवन नहीं है, आंसर वही आएगा, बट आई विल बी डूइंग ऑल A to Z कराऊंगा। तो आपको अंदर से लगेगा सेटिस्फेक्शन की यार मजा आ गया क्वेश्चन करके। खाली हम एक होता है ना, जब हम कोई चीज़ खाते हैं या कुछ चीज़ करते हैं तो एक मन में तसल्ली से होती है कि ठीक है कर लिया यार, मजा आया। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखा है मैंने, अ कंपनी कैन बाय 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अच्छा, वो 2 फर्टिलाइजर्स जो हैं वो टाइप एक्स है और एक टाइप वाई है। अच्छा, टाइप एक्स में 18% का नाइट्रेट है, 5% का फॉस्फेट है, 2% का पोटैश है, बाकी भी कुछ होगा। और जो टाइप वाई है उसमें अगर आप देखें ध्यान से तो उसमें 3% का नाइट्रेट है, 2% का फॉस्फेट है और 5% का पोटैश है। अ कंपनी बायज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, 2 तरह के फर्टिलाइजर्स खरीद रही है। एक टाइप एक्स है और दूसरा टाइप वाई है। टाइप एक्स में जैसे आप पिज़्ज़ा खरीदते हैं तो एक पिज़्ज़ा होता है पैन पिज़्ज़ा, एक होता है नॉर्मल पिज़्ज़ा, एक होता है वेजी पिज़्ज़ा। तो वेजी पिज़्ज़ा के कंपोनेंट्स कुछ अलग होते हैं, पैन पिज़्ज़ा के कंपोनेंट्स अलग होंगे। सिमिलरली बर्गर्स बाय करते हो तो बर्गर वेजी बर्गर अलग होगा, चिकन बर्गर के कंपोनेंट्स अलग होंगे, है तो दोनों ही बर्गर्स। ये दोनों ही फर्टिलाइजर्स हैं। टाइप एक्स भी फर्टिलाइजर है और टाइप वाई भी फर्टिलाइजर है, बट टाइप एक्स में कुछ अलग अलग बातें हैं, नाइट्रेट्स की, फॉस्फेट की और फॉस्फोरस की, पोटाश की। एंड टाइप एक्स में कुछ अलग अलग है। फॉर अ सर्टेन crop the minimum quantities are required for a certain crop the following minimum quantities in kgs are required। वो कहते हैं जी अगर आप किसी सब्जी में, किसी वेजिटेबल में, किसी क्रॉप में डालते हो तो कम से कम 100 किलोग्राम का नाइट्रेट होना ही चाहिए, तब जाके उसमें फ्रूटिंग आनी शुरू होती है। एंड पोटाश शुड बी 50 एंड फॉस्फोरस शुड बी 50 एंड पोटाश शुड बी 40। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। A company can buy 2 types of fertilizers which contain the following percentage of chemicals। टाइप एक्स में नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, पोटैश है। टाइप वाई में नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, पोटैश है। और कम से कम एक इसमें नाइट्रेट 100 होना चाहिए किलोग्राम, पोटैश इतना होना चाहिए और पोटेशियम इतना होना चाहिए। टाइप एक्स कॉस्ट 10 kg। वो कहते हैं ये जो फर्टिलाइजर एक्स है ना उसमें $10 पर kg का कॉस्ट है। एंड टाइप वाई कॉस्ट $5 पर kg। एंड आई नो दैट कॉस्ट हैज़ टू बी मिनिमाइज। कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो कॉन्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना पड़ता। मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चंस किए कैप्लन के, बीबीपी के, इस क्लास से पहले मतलब लेक्चर 7 तक, वो सब थे कॉन्ट्रीब्यूशन के, मैक्सिमाइजेशन के, तो मैंने उनको मैक्सिमाइज किया। अभी क्या है, इसका नाम है मिनिमाइजेशन, क्योंकि कॉस्ट को कम करना है। आप बताइए कॉस्ट को मैक्सिमाइज करेंगे मिनिमाइज करेंगे? इट हैज़ टू बी मिनिमाइज, तभी वहाँ पे लिखा हुआ मिनिमाइजेशन, बिकॉज कॉस्ट इज गिवन टू मी। टाइप एक्स और टाइप वाई 2 फर्टिलाइजर हैं, उसकी कॉस्ट गिवन है कि टाइप एक्स की कॉस्ट है $10 पर kg और टाइप वाई की कॉस्ट है $5 पर kg, और मुझे वो मिनिमाइज करनी है। ठीक है सर। फॉर्म्स लिमिटेड बायज 1000 kgs ऑफ टाइप ईच टाइप एंड विशेस टू मिनिमाइज। ऑलरेडी लिखा भी है, उन्होंने लिख भी दिया है। नहीं भी लिखा होती ये लाइन आप इजीली कर सकते थे, बिकॉज कॉस्ट हैज टू बी मिनिमाइज। दे वांट टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर, तो आप वो मिनिमाइज ही करना चाहते हैं। तो पहली बात, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारे स्टेप फॉलो करेंगे बेटे जो मैंने मैक्सिमाइजेशन में किए। आप लॉजिकली, आपको सब कुछ पता है, मैं बिल्कुल वही बातें करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मिनिमाइजेशन में कुछ अलग ढंग होगा। फर्स्टली हम क्या करेंगे, कितने वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, टाइप एक्स और टाइप वाई, उनको रिलेट करेंगे एक्स सिंबल से और वाई सिंबल से। उसके बाद फिर मैं उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाऊंगा, फिर मैं कॉन्स्टेंट्स को बनाऊंगा, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिर कॉन्स्टेंट्स, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, ग्राफ के बाद उसकी इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हैं। मैं इंस्पेक्शन से करके दिखाऊंगा, जबकि कैप्लन के ने आंसर्स में खाली फटाफट करके दे दिया। बेटे भूपेश आनंद आराम से बताएगा। फिर सेकंड मेथड है आइसो कॉस्ट लाइन। यहाँ पे आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं बनेगी, आइसो कॉस्ट लाइन बनेगी, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप। अच्छा, कॉस्ट लाइन जितनी ओरिजिन से पास होगी ना उतना बढ़िया है। जैसे मैंने कहा था आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन जितनी ओरिजिन से फार्दर होगी, दूर होगी, उतना बढ़िया है, और ये जितनी पास होगी उतना बढ़िया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं अभी आपको आइसो कॉस्ट लाइन बना के दिखाऊंगा। अगेन लॉजिक वही है, हम कुछ भी
कॉस्ट ले सकते हैं विच इज अ मल्टीपल ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो वेरिएबल हैं. मुश्किल कुछ है ही नहीं. एंड आई कैन ऑल्सो सॉल्व इट विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. मेरे साथ साथ रहना, मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ साथ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, आपको ये जर्नी बड़ी अच्छी लगने वाली है, बड़ी इजी लगेगी. तो आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे, झंडे गाड़ देंगे. आओ मैं आज आपको ले चलूं उस राह में जहां पर रोशनी है बेटे. अस्मो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया. मुझे रोशनी की तरफ लेके चलो. मुझे टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7 पूरा लॉजिकली समझा दो. भूपेश आनंद समझाएगा. मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एसीसीए, मैं लंदन, मैं अमेरिका, मैं ही सब कुछ. आप देखो ना किस तरह से लॉजिकली मैं आपको हर एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो ऊपर लिखिए जी फर्स्ट पार्ट. फ्रेंड्स, रीड द क्वेश्चन सिंसियरली. आपको क्वेश्चन सिंसियरली पढ़ना चाहिए. ईमानदारी, सिंसियरली का मतलब होता है ईमानदारी, ज्यादा चालाकी नहीं. विद्या का धन ईमानदारी से ज्यादा आता है, चालाकी से नहीं आता. सेकंड पॉइंट, फाइंड आउट. लिखना है बेटे, सारी बातें लिखनी है क्योंकि कैप्लन वालों ने नहीं बताई हुई, बीबीबी ने नहीं बताई, भूपेश आनंद बता रहा है. आप लिखोगे तो सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन किट के और सेक्शन सी के इजीली सॉल्व कर लोगे. आप लिखो, मेहनत करो, उठो. नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानो. फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, फाइंड आउट वेदर इट इज मैक्सिमाइजेशन टाइप और मिनिमाइजेशन टाइप. आप ये ढूंढते रह जाओगे, दाग नहीं मिलेगा. क्या ये मैक्सिमाइजेशन टाइप है या क्या ये मिनिमाइजेशन टाइप है. वेदर इट इज मैक्सिमाइजेशन टाइप और वेदर इट इज मिनिमाइजेशन टाइप, इसको ढूंढो. आई थिंक अभी तक हमने क्वेश्चन जो पढ़ा तो इसमें कॉस्ट की बात हो रही थी, इसमें एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइजेशन की बात हो रही थी. तो दिस क्वेश्चन टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7 इज मिनिमाइजेशन टाइप. इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए वो कंट्रीब्यूशन थी एंड कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड. ठीक है जी. तो फ्रेंड्स, कॉस्ट हैज बीन स्पेसिफाइड. थर्ड पार्ट, मैंने कहा जी इस क्वेश्चन में आपको खर्चे दिए हुए हैं, आपको एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, आपको लागत दी हुई है, आपको कॉस्ट दी हुई है. इट मीन्स फ्रेंड्स, एज कॉस्ट हैज बीन स्पेसिफाइड, इट इज अ केस ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप. वैसे इट हैज ऑलरेडी बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन पेपर. लिखना है, कमर सीधी करके बैठ रहे हैं, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ है, आप बिल्कुल झुक के नहीं बैठेंगे, कमर सीधी. आओ जी बेटे, पहले तो आप उसकी कमेंट्री लिख दो. कोई नहीं लिखवाता, सब बुक से लाइन अंडरलाइन कर करके बस बता के काम खत्म करते हैं. भूपेश आनंद दिल से पढ़ा रहा है. मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो यार. इतना तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम लेक्चर में भी समझ नहीं आएगा जितना आपको मेरे इस हाइब्रिड मोड में समझ आने वाला है. हाइब्रिड का मतलब है कि आप 5 दिन रिकॉर्डेड देखेंगे, 2 दिन मेरे साथ बातें करेंगे, क्लासरूम में भी और जूम में भी. तो ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ यू रीड द क्वेश्चन सिंसियरली, इट इज क्लियरली गिवन टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर ऑन द फर्टिलाइजर्स. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपको अपना खर्चा मिनिमाइज करना है. इसलिए उससे पढ़ते हुए हमें ये समझ आ गया कि इट इज अ मिनिमाइजेशन टाइप. इट मीन्स इस दुनिया में 2 ही टाइप्स हो सकती हैं, इधर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. बेटे ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे लॉजिक्स क्लियर होंगे. आंसर निकालना अलग बात है, क्वेश्चन को समझ के आंसर निकालना अलग बात है यार. ठीक है सर. आइए पॉइंट नंबर 5. फ्रेंड्स, मैंने कहा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों. इतने प्यार से तो यार आपके घर वाले आपको नहीं बुलाते होंगे जितने प्यार से मैं आपको बुलाता हूं. फ्रेंड्स, दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, टाइप X एंड टाइप Y. लेट टाइप X ऑफ फर्टिलाइजर बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल X and let type Y of fertilizer be represented by Y, because हमारे को लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स यूज करने हैं. तो इसलिए मैं पहले क्या करूंगा, उनका नामकरण कर दूंगा जैसे मैं मैक्सिमाइजेशन में करता था. आप सबके पास आंसर तो है ही. एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है कैप्लन में आंसर है, फिर क्यों लिख रहा है, वो बेवकूफ है जो बच्चा ये कह रहा है. बेटे लिखेंगे तो आपको ज्यादा बात तो अंदर तक समझ आएंगी. लिखना है. इतनी सारी एक्सप्लेनेशन में क्यों दे रहा हूं कि आपको और समझ आए और पता चले. आज आगे आगे आगे. तो मैंने लिखा लेट टाइप X fertilizer be represented by variable X
एंड लेट टाइप वाई फर्टिलाइजर बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल वाई। आई थिंक यहां तक बात सबको समझ आ रही है? ठीक है सर, ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या किया, इतनी मेहनत की, चाहता तो मैं सोल्यूशन लेके आता, लेकिन मैंने दो घड़े बनाए। मैंने कहा कि एक टाइप एक्स है, उसमें 18% नाइट्रेट है, इतना फॉस्फेट है, इतना पोटैश है, और टाइप एक्स में इतना नाइट्रेट है, इतना फॉस्फेट है, इतना पोटैश है, इतना ये है। और टाइप एक्स जो है 1 किलो $10 का आता है, और टाइप वाई $5 का आता है आराम से। और हम कम से कम 1000 किलोग्राम तो एक्स का खरीदते हैं, और जितना मर्जी खरीदो, उसकी कोई लिमिटेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वैसे दे हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर परचेजिंग 1000 kgs of type X fertilizer and type Y fertilizer, and as per the question there is no limitation given to me that this type cannot be available more than that all. So it is just an information, no need to worry for that. आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देर आर 2 types of fertilizers, so there are 2 types of variables. Let type X be represented by small x and let type Y be represented by small y. And I have given the raw material components for type X and type Y. And then I can, easily find out that I want to minimize the cost. $10 per kg is the cost for type X, which is represented now by small x, and $5 per kg is represented for Y. तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही स्टेप फॉलो करूंगा जो मैंने मैक्सिमाइजेशन में किए थे। घबराना नहीं है, डरना मना है, कमर सीधी करके बैठेंगे। आइए सब लिखेंगे बेटे, जो लिखेंगे बढ़ेंगे आगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे। F5 ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो मैंने स्टेप 1 लिख दिया जी। लेट नंबर ऑफ टाइप एक्स परचेज्ड बी number of type just fertilizer of type X be represented by small x, and let the fertilizer type Y be represented by small y. आराम से वो X लिख दिया, वो Y लिख दिया। ठीक है सर। अब मैं आ गया जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। मुझे पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ दोज फर्टिलाइजर्स which are to be purchased। तो मैंने लिख दिया मिनिमाइजेशन Z और मिनिमाइजेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 10x प्लस 5y। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। $10x का मतलब है, क्योंकि टाइप x जो मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया, उसकी कॉस्ट है 1 किलो को खरीदने में $10 की, और y को खरीदने की है $5 की। तो मेरे को इसी को तो मिनिमाइज करना है, कितने यूनिट्स मैं खरीदूं x के और y के, और मेरा वो कॉन्स्टेंट भी मीट हो जाए और मेरी कॉस्ट मिनिमम आए। दैट हैज टू बी फाइंड आउट, because there are more than one limiting factors, that's why I am doing linear programming। अगर एक ही लिमिटिंग फैक्टर होता, एक बच्चा कहता अगर एक होता तो कितनी जिंदगी आसान होती। बेटे एलपी में भी, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी जिंदगी आसान है, कुछ मुश्किल है नहीं अगर आप ध्यान से देखते हैं। इतने बढ़िया कंसेप्ट मैंने बताया। लेक्चर 8 ले रहा हूं यार, अभी भी 2-3 लेक्चर और लेने हैं। चैप्टर 6 में बताओ ये हाल कर दिया। आइए जी, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब पॉइंट क्या आता है कि आपके टाइप एक्स में या टाइप वाई में जो हमने एक्स और वाई किया, नाइट्रेट का एक कॉन्स्टेंट है कि कम से कम नाइट्रेट इतना होना चाहिए, जैसे आपकी बॉडी में इतना होमोग्लोबिन होना चाहिए, इतना फॉस्फोरस होना चाहिए, इतना पोटैश होना चाहिए। तो देयर आर 3 कॉन्स्ट्रेंट्स, वन इज नाइट्रेट कॉन्स्ट्रेंट, सेकंड इज पोटेशियम कॉन्स्ट्रेंट, एंड थर्ड इज पोटैश कॉन्स्ट्रेंट। तो मैंने लिखा स्टेप नंबर 3, फॉर्मुलेट द लिमिटिंग फैक्टर्स और स्लैश कॉन्स्ट्रेंट्स। आपने लिमिटिंग फैक्टर्स को लिखना है, कॉन्स्ट्रेंट्स को लिखना है। तो मैंने लिखा जी नाइट्रेट मिनिमम क्वांटिटी कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है भाई। होमोग्लोबिन कम कम इतना होगा तो गिरोगे नहीं, ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। अब समझ आ रही है आपको बेटे? मिनिमाइजेशन टाइप में ज्यादातर इनइक्वालिटीज मोर देन टाइप होती हैं। अब ये रटना नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद आपको पता चलेगा। वैसे आपको इंडिकेशन दे दी है। और मैक्सिमाइजेशन टाइप में हमेशा जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो लेस देन टाइप के होते हैं। ये भी रटना नहीं है, आपको हिंट दिया मैंने, शॉर्टकट गिवन है। बट द पॉइंट इज बेटे लॉजिकली हमने क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, फिर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नाइट्रेट मिनिमम क्वांटिटी कॉन्स्टेंट 0.18x प्लस 0.03x इज ग्रेटर देन इक्वल टू $100। सेकेंड मैं आ गया जी सेकेंड में, पोटेशियम मिनिमम क्वांटिटी कांस्टेंट। पोटेशियम मिनिमम क्वांटिटी ये गिवन है भाई और बहनों, ये परसेंटेज में गिवन था, मैंने इसको 0.05x कर दिया। 5% को 0.05x प्लस 0.02y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एक बच्चा ढूंढ रहा है कहाँ से आया, उसका थप्पड़ मारूंगा, क्वेश्चन ध्यान से उसने पढ़ा ही नहीं।
उसने उसमें बताया गया है। आप देखिए ना, ये तो बात है आपकी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, फिर आप आगे पीछे होते। यही मेरे को यही बात अच्छी नहीं लगती बेटे, आपके पास ना हार्ड कॉपी है ना सॉफ्ट कॉपी है, आगे पीछे देख रहे हो। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है कि भाई नाइट्रेट में ये देखो ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ भाई साहब, ये देखो नाइट्रेट में कम से कम 100 क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉस्फेट में बेटे फॉस्फेट में 50 होनी चाहिए और पोटैश में 40 होनी चाहिए। तो ये 3 लिमिटेशंस है ना कि आप टाइप एक्स लो या टाइप वाई लो, कम से कम नाइट्रेट हमें इतना मिलना चाहिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो पौधे मर जाएंगे। तो मैंने वहां से वो फिगर ली और यहां पर मैंने फिट कर दी, जबकि आपको आंसर दिया है। लेकिन आप समझ लीजिए, आप लिख रहे हैं तो ज़्यादा देखिए, लॉजिकली समझ आ रहा है। फॉस्फेट का कांस्टेंट लिख दीजिए 0.05x प्लस 0.02y ग्रेटर देन 50। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप देखो ना ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, आप देखो ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो ये क्या लिखा है, फॉर अस द मिनिमम क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड। मिनिमम कम से कम इतना, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको देखना है एटलीस्ट लिखा है, एटमोस्ट लिखा है, मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, क्या लेस देन लिखा है। बेटे वही तो, तभी तो मैं क्वेश्चन को बार बार हाईलाइट करके मार्कर से बता रहा हूं। इट हैज़ बीन गिवन, इट इज मिनिमम। अगर फिर भी लॉजिकली आपको समझ नहीं आते तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था कि मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन टाइप की इनइक्वालिटी होती है और मैक्सिमाइजेशन में लेस देन टाइप की इनइक्वालिटी होती है। बेटे ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ इन सब बातों को लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आ गया जी थर्ड कॉन्स्टेंट में। थर्ड कांस्टेंट भी लिख लिया जी, फॉस्फेट का लिख लिया, नहीं तो लिख लो पोटैश का लिख लो। पोटैश मिनिमम क्वांटिटी कांस्टेंट 0.02x प्लस 0.05x इज ग्रेटर देन 40। कम से कम इतना तो ज़्यादा तो हो ही सकता है। पोटैश मिनिमम क्वांटिटी कांस्टेंट 0.02x प्लस 0.05y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। आराम से। और बेटे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन तो पता ही है आपको, वैसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में जब मैं अजम्पशंस लूंगा तो उस समय इसको नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को कांस्टेंट को बताऊंगा। और ये लॉजिकल भी है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं बनाओगे, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं आ गया जी आगे, मैं भूपेश आनंद स्टेप नंबर 4 में आ गया। मैं आज आपके सामने ग्राफ बनाने वाला हूं और आपको मैं ग्राफ वैसे ही लेके जाऊंगा कैप्लॉन में और फिर बताऊंगा उस ग्राफ से आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, विद हेल्प ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन और विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तीनों मेथड से करूंगा। कैप्लॉन वालों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने खाली एक ग्राफिकल से इंस्पेक्शन से करके चैप्टर क्लोज कर दिया। भूपेश आनंद एक एक मेथड कराएगा, एक एक बात कराएगा, आपको लाइंस ड्रॉ कराएगा। और आपको पता है लाइंस ड्रॉ करने के लिए इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी चाहे वो लेस देन टाइप हो चाहे मोर देन टाइप हो, उसको हटाना पड़ेगा। देयर हैज टू बी इक्वालिटी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई? लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट शुड बी इक्वल टू दैट, देन ओनली आई कैन प्रिपेयर अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स होना जरूरी है, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन हो मिनिमाइजेशन हो, बेटा लाइन तो ड्रॉ करनी है। अच्छा, 2 पॉइंट्स के लिए सबसे इजी मेथड क्या है? लेट x be equal to 0, you can calculate the value of y and then let y be equal to 0, you can calculate the value of x। तो तीनों कॉन्स्टेंट्स के लिए, क्योंकि तीनों लाइनें ड्रॉ करनी है तो आपको 2-2 पॉइंट्स चाहिए। आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, ये रहे आपके पॉइंट्स, ये लीजिए जी, ये लीजिए। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0.18x प्लस 0.03y इज इक्वल टू 100? करना पड़ेगा। अब लेट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y 0.03। मेरे पास कैलकुलेटर है मेरा, आप मोबाइल फोन से करो बेटा, कोई बात नहीं, आपको दोबारा पेपर देना है, करो बेटे मोबाइल से करो। ये आ गया जी 3,333.33। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। लेट x be equal to 0, then I can calculate the value of y. If I take y is equal to 0, I can calculate the value of x। कर सकते हैं ना? तो मैं आपको के लिए सीधा इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप करने के लिए मैं आपके पास पता कहाँ आ रहा हूँ?
मैं आ रहा हूँ सीधा कैप्लॉन में। कैप्लॉन में आप भी आ जाइए और देखते हैं कि कैप्लॉन में क्या लिखा हुआ है। सोल्यूशन में आ रहा हूँ बेटा सीधा ही, है ना, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और मैं आ गया जी सोल्यूशन में। टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7। ये रही बेटा, ये रहा बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। लो जी, ये देखो, ये बेटा पहला कांस्टेंट था नाइट्रेट का। अच्छा, पहला नाइट्रेट का था, फिर फास्फोरस था, ये पोटैश था, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ये वैल्यू तो मैंने अभी निकाल के दिखाई थी, 3333.3। अच्छा, जब y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 555 साबुन ही लाना, 555.5। आई थिंक पहले कांस्टेंट नाइट्रेट कांस्टेंट के 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ आई कैन ड्रॉ अ लाइन, मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। तो मैंने देखो नाइट्रेट के लिए यहां पर नाइट्रेट के लिए मैंने आपके लिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन ये रही। कहाँ गई बेटे, कहाँ गई? ये रही बेटे, ये देखो, ये 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 मतलब 2 कोऑर्डिनेट थे, 0 और 3333। ये आ गया 3333, 3333.33। अच्छा, दूसरा y की x की वैल्यू थी 555, 555.55 और y की वैल्यू 0 थी। तो बताओ जी, ये ब्राउन, ये मैरून कलर की लाइन से आपको दिख रहा है कि दिस इज कांस्टेंट नंबर ए, नाइट्रेट कांस्टेंट। तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट। अभी मत देखो कवर क्या किया, अभी मत देखो ग्राफ कहाँ पे फिजिबल है, अभी मत देखो कहाँ पे शेड किया, मेरे साथ साथ चल रहा है। अभी हमने एक ही कांस्टेंट के 2 पॉइंट्स निकाले हैं, हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। और मैं यहाँ पर आ गया जी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में मैं अब आपके लिए 2 पॉइंट्स निकालूंगा, और आपके सामने कांस्टेंट है। मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू आ गई 2500। मैक्सिमाइजेशन में भी ऐसे ही करते थे, 3rd क्लास में भी सेम ही करते थे। अब आप फिर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लिखते नहीं है, करते नहीं है, आप अपने आप को समझते सब आता है आपको। एमसीक्यू पेपर में सेक्शन सी जब करोगे तो धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। एंड देन y इज इक्वल टू 0, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। नाउ आई कैन ड्रॉ दिस लाइन, दैट इज फॉस्फोरस। आइए हम फॉस्फोरस की लाइन को देखें। ये रहा बेटे, ये रहा, ये देखो, ये रहा, दिस इज, ये वाली जो लाइन है, मैं रंग चेंज कर चुका हूँ, हरा रंग जो है बेटे, ये फॉस्फोरस का है, ये फॉस्फोरस कांस्टेंट है। आप देखो जी, अभी आपने 2 पॉइंट्स निकाले और उन 2 पॉइंट्स को हमने ड्रॉ किया और उसको प्लॉट कर दिया, और प्लॉट करने के बाद आपके पास जो आंसर्स आए, मैंने कहा दिस इज फॉस्फोरस। सिमिलरली आई कैन डू इट फॉर पोटैश। मैंने ये पोटैश के लिए भी निकाल दिया। मुश्किल नहीं है, हिम्मत करनी है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखा हुआ था? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मोर देन टाइप इनइक्वालिटी थी। मोर देन का मतलब इतना तो होना चाहिए, से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप ऐसे सोचो, इतना तो होना चाहिए, से ज्यादा भी हो सकता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, तो फिर अगर आप यहाँ पहले वाले कांस्टेंट की बात करो तो बताओ आपके हिसाब से इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बताइए, यहाँ पर ही तो शेड करेंगे। ये पहले कांस्टेंट में नाइट्रेट का शेड कहाँ होगा बेटे? यही तो होगा। आप बताओ, कम से कम इतना या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने कहा कम से कम इतना या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैंने इसको यहाँ पर शेड कर दिया आराम से। कोई जल्दी है ही नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं है। ठीक है जी। दूसरा मैं कह रहा हूं फॉस्फोरस। आप बताइए जी, फॉस्फोरस कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए, कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो आप बताइए, ये मैंने हरा रंग कर दिया, ये हरा था फॉस्फोरस से, तो मैंने हरे रंग से शेड करना शुरू कर दिया। अब मैं ये चेक करूंगा कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर सारे कलर का शेड हुआ है, इसलिए जान के मैं कलर ही अलग कर रहा हूं, है ना। थर्ड अगर आप देखें ध्यान से, तो बेटे वो है पोटैश है पिंक कलर से। तो ये देखो जी, ये पोटैश है। पोटैश को भी अगर मैं शेड करूं तो कम से कम पोटैश इतना होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। अब आपको ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर मैरून भी, जहां पर ग्रीन भी और जहां पर पिंक कलर भी आ गए, तीनों आ गए। तो बेटे वो ये वाला एरिया है,
ये एरिया है, मैं आपके सामने उसको शेड करता हूँ और लाल रंग से करूँगा कि आपको थोड़ा सा समझ आए। ठीक है जी, ये देखो ध्यान से, जहाँ पे हरा भी है और पिंक भी है, ये आराम से मैं फिर रब कर दूंगा, आप टेंशन मत लें। ये यहाँ पर हरा भी है और पिंक भी है। ये बेटे लाल रंग से जो मैंने किया, ये आउटर रीजन था, है ना। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसकी नंबरिंग कर दूंगा। इसको मैंने नंबरिंग कर दिया, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी, लेट इट बी डी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैं इसको अब रब कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैंने क्या बोला है और आप लॉजिकली समझ पाए। ये देखिए जी, मैंने रब भी कर दिया। बेटे ऐसे नहीं, तभी तो समझ आएगा जब मैं सारी आपके सामने कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा, शेड करके दिखाऊंगा। ऐसे थोड़ी कि ये देख लो जी ये कॉमन एरिया है, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं बेटे। प्यार किया है तो पूरा करेंगे बेटे, डरना नहीं है, हमने शॉर्टकट नहीं लगाना। ये देखो जी, ये वाला एरिया आ रहा है, तो यहाँ देखो, ये था ए, ये था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए जी, ए बी सी डी। ये क्या है, ये कॉमन एरिया के कोऑर्डिनेट्स आए, जहां पर कांस्टेंट ए भी, कांस्टेंट बी भी, कांस्टेंट सी भी, मतलब नाइट्रेट भी, फॉस्फोरस भी, पोटैश भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसका मैंने एजेस ले लिए, उसकी वर्टिसेस ले ली, उसका कॉर्नर पॉइंट ले लिया, उनका नाम दे दिया। अब मैं ये चेक करूंगा कि अगर ए पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट को मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूंगा एंड आई विल चेक कि हाउ मच इज द कॉस्ट। Similarly, I will take the vertices or the corner points or the coordinates of point number B and I will put in the objective function cost and I will find out how much is the total cost. Similarly, I will be doing for point number C and then I will be doing for point number D. जहां पर सबसे कम कॉस्ट आएगी मैं उसको कहूंगा आ गले लग जा। कुछ मुश्किल है नहीं। अब क्योंकि हम यहां पर इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं तो बेटा रूलर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। रूलर से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना, और यहाँ देख लें पॉइंट कौन सा है, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ देख लें पॉइंट कौन सा है। ए तो पता ही है, बी और सी पॉइंट निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर से, रूलर से, और डी से डी निकाल सकते हैं। ए बी सी डी, ये बात थी इंस्पेक्शन मेथड की। मैं इसी में I can calculate the optimum point with help of iso cost line. I can also calculate with help of simultaneous equation. They have not done it, but मैं करके दिखाऊंगा। आप देखिए ना, मैंने इन सभी के लिए आपके सामने ABCD, पहले बताओ ABCD पॉइंट समझ आ गए? ठीक है सर। तो ABCD अगर समझ आ गए हो तो मैं आपके लिए अब कुछ और आगे चलने वाला हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मेरी स्लाइड को लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैंने क्या बोला है। ठीक है जी, ये आप देखिए, ये आपने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब मैंने ऊपर लिखा, आप लिखेंगे स्टेप नंबर 4, वी हैव सीन, वी हैव कैलकुलेटेड द कोऑर्डिनेट्स। अब उस कोऑर्डिनेट्स या 0 एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, वाई की 0 है तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, तीनों कॉन्स्टेंट्स में। ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड ऑप्टिमम पॉइंट। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और ऑप्टिमम पॉइंट निकालूंगा। पहला तरीका है इंस्पेक्शन, जो अभी मैंने करके दिखाया आपको, अभी दोबारा करेंगे। सेकंड मेथड है आइसो कॉस्ट लाइन और तीसरा मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन। आइसो कॉस्ट लाइन और साइमल्टेनियस इक्वेशन कैप्लन ने नहीं किया, बट भूपेश आनंद वो भी करके दिखाएगा, सो दैट आपको पूरा समझ आए यार। ठीक है जी, अब लिखना है कंपलसरी, क्योंकि लिखने में मैंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बीबीपी कैप्लन में भी नहीं है, आपको ज़्यादा समझ आएंगी। तो लिखिए जी, ऊपर लिखिए, ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड आउट द ऑप्टिमम पॉइंट। मेथड 1 बाय इंस्पेक्टिंग फिजिबल एरिया, एंड फिजिबल एरिया का मतलब है कॉमन एरिया। अच्छा, कॉमन एरिया कैसे निकालते हैं? वर्टिसेस से। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। सेकेंड मेथड इज बाय आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन विच इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। आइसो कंट्रीब्यूशन फार्दर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, ये नजदीक होनी चाहिए। दूरियां नजदीकियों में बदलिए गाना भी था। इट मीन्स आइसो कॉस्ट लाइन शुड बी क्लोजेस्ट, शुड बी नजदीक, एंड द पॉइंट इज आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन शुड बी फार्दर, दूर, when it leaves the
एंड द ऑप्टिमम पॉइंट इज दैट पॉइंट। बिल्कुल वैसे ही हम रूलर से धीरे 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 आइसो कॉस्ट लाइन में एक पहले सी को ले लेंगे जो मल्टीपल होगा 10 और 5 का, फिर धीरे 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 नीचे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो फिजिबल एरिया को छोड़ देगा, लीव कर देगा, बस वहीं पे आ जाएंगे। और आपको मैं बताऊं वो पॉइंट इंटरसेक्शन वाला ही होता है, अभी देखेंगे, ठीक है जी। और थर्ड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आराम से मैं पहले आपके लिए एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपकी इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन टाइप है तो मैंने एक बार आपको बताया था कि बीच में एक लाइन डाल दो तो आपको एरो आ जाएगा। एरो खुद कह रहा है कि बाहर की तरफ शेड कर। अच्छा, अगर लेस देन टाइप हो तो आप यहां एरो डाल दें। एरो खुद कह रहा है अंदर की तरफ शेड कर। बेटा ये लेकिन ये जुगाड़ है, आपको जुगाड़ नहीं करना यार, इतना सारे कंसेप्ट लॉजिकली आई हैव टोल्ड यू, सो there is no need of jugaad. Now by inspection method we have just seen there are 4 coordinates A, B, C, D and I have calculated those 4 points. I think A point था 03333.3, D भी था 2000, ये तो पता ही है आपको। B में क्या है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक नाइट्रेट की और फॉस्फोरस की, और सी पॉइंट में फॉस्फोरस की और पोटैश की इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैंने वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, मैं भी करके दिखाऊंगा। तो मैंने वो वैल्यू निकाली 238.1 एंड 1904.8, मतलब x की वैल्यू आई 238.1 और y की वैल्यू 1904.8, और मैंने उसको कॉस्ट फंक्शन में डाला 10x + 5y, तो मेरे पास z की वैल्यू कॉस्ट आ गई $11,905 की। एंड सिमिलरली पॉइंट सी में भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और आई कैन सॉल्व इट विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैं भी करके दिखाऊंगा। कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले 809.5 एंड 476.2 और ये आ गया $10,476। $10,476। इट मीन्स डी पॉइंट भी मैंने पुट किया उसी कॉस्ट फंक्शन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। इट मीन्स मैं ये चेक कर रहा हूं कि सबसे कम कॉस्ट कहां पर आ रही है, पॉइंट नंबर सी में। एंड इन द पॉइंट नंबर सी द कॉस्ट व्हिच आई हैव टू इनकर इज $10,476। दिस इज पॉइंट नंबर सी। इट मीन्स जो भी मैं आज कर रहा हूं अगर मैं वैसा ना करूं और ऑर्डर करूं 809.5 टाइप एक्स का और 476.2 टाइप वाई का फर्टिलाइजर, तो मेरे नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटैश के कॉन्स्टेंट्स बीट होंगे और मेरे को खाली खर्चा करना पड़ेगा $10,476। इट मीन्स आई कैन मिनिमाइज द कॉस्ट बिकॉज आई हैव यूज्ड द मैथमेटिकल टेक्निक, द सिस्टमैटिक टेक्निक। नाउ द सेम पॉइंट सी आई कैन कैलकुलेट, यू नो, the same answer, the answer I can calculate with the help of ISO cost line. When I say ISO cost line, जब मैंने कहा 10x + 5x = C है, तो मुझे कोई भी वैल्यू C की लेनी है जो मल्टीपल होगी 10 और 5 की। ध्यान से सुनो, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। तो मैंने मान लिया $20,000, 20,000 की कॉस्ट कोई मान लेते हैं, कुछ भी आर्बिट्रेरली कर सकते हो। 20,000 का मतलब है 10 और 5 से ऑलरेडी वो मल्टीपल है, आप कुछ भी ले लो, आंसर वही आने वाला है, घबराना नहीं है। तो 20,000 पे मैंने किया let x be equal to 0, तो then I can calculate the value of y and let y is equal to 0, I can calculate the value of x। तो मैंने उस पे x और y के बेसिस पे आइसो कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर दी। तो पहले आप लिख लो जी, आइसो कॉस्ट लाइन में मिनिमाइजेशन है 10x + 5y, let the cost be 20,000, you can assume it at any figure but it should be a multiple of 10 and 5, and as 10 and 5 both are the multiples, आइसो कॉस्ट लाइन with the help of ruler। बेटे आपने जब एक बार लाइन ड्रॉ करी ना, फिर धीरे 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 पैरेलल 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 धीरे धीरे प्यार से आराम से नीचे आते जाएंगे ओरिजिन के पास, एंड इट इज टू बी मूव्ड डाउनवर्ड्स। नाउ आइसो कॉस्ट लाइन लीव्स, अच्छा जहां पर आइसो कॉस्ट लाइन लीव करेगी वो पॉइंट होगा सी, क्योंकि मैंने ग्राफिकल से इंस्पेक्शन से ये देख लिया कि पॉइंट सी इज द आंसर। तो आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा, अभी आपको कैप्लॉन के उस मटेरियल से शो करके दिखाऊंगा कि वो पॉइंट नंबर सी होगा जहां पर वो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन लीव करेगी। बस वहीं पे पकड़ लो, उसी पॉइंट पे पकड़ लो और वो पॉइंट होगा सी। ठीक है सर, आप लिख लो बेटा, ये बातें कैप्लॉन बीबी में नहीं दी हुई, आपको मतलब टाइम लगेगा समझने में यार। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो ईजी रहने वाला है। लिखो लिखो बेटे, एट पॉइंट सी when we are moving iso cost line parallel with help of ruler downwards, क्या क्या बात लिख दी, रूलर से करना है, पैरेलल करना है, डाउनवर्ड करना है, because more closer is the iso cost line with the origin the least cost it will have।
इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। थोड़ी सी बात में इतना कुछ गहरा ज्ञान है कि मैं क्या बताऊं आपको। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने मैं उसी 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 ग्राफ को लेकर आ रहा हूं जो आपको मैंने बताना है। ये चेक करो जी, ये चेक करो, मैंने आइसो कॉस्ट लाइन ये ड्रॉ करी है ना, कुछ भी ड्रॉ करी, कहीं भी 20,000 पे ड्रॉ करी थी मैंने, है ना। तो उसके कुछ भी कोऑर्डिनेट्स आए, जैसे मान लेते हैं ये आया, ये कोई रंग मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ, जैसे यूजिंग करते हैं ये वाला रंग आया है ना। तो धीरे 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 मैं नीचे जाऊंगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो पैरेलल में, अब ये रूलर से करूंगा, जो पॉइंट नंबर जैसे ही फिजिबल एरिया को छोड़ेगा वो पॉइंट नंबर सी होगा। रूलर से करेंगे तो पता चलेगा, एंड दैट इज द एक्यूरेट आंसर। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो आई कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमम पॉइंट विद हेल्प ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। अब मैं आ गया थर्ड में, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने थर्ड में आ गया हूं। थर्ड मेथड की बातें करूंगा, और थर्ड मेथड है कौन सा बेटे? थर्ड मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में देखें, एक तो ए था, उसमें तो कोई लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही क्योंकि वो वाई एक्सिस में फॉल कर रहा है पॉइंट, और एक डी था वो एक्स एक्सिस में फॉल कर रहा है, उसमें भी कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रही। पॉइंट नंबर बी में और पॉइंट नंबर सी में दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पॉइंट नंबर बी में दो कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो लिख दिए मैंने। एक तो कर रहा है जी नाइट्रेट 0.18x प्लस 0.03y इज इक्वल टू 100, और दूसरा कर रहा है फॉस्फोरस 0.05x प्लस 0.02y इज इक्वल टू 50। अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, या कुछ ऐसा करना है कि एक वेरिएबल को मैं खत्म कर दूं विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो एलसीएम लेके कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। आपको खुद भी दिख रहा है प्राइमा फेसी कि मैं कितने से गुणा करूं कि वो एक वेरिएबल कट जाए। तो मैंने अज्यूम किया लेट द वेरिएबल बी 2। मैं इक्वेशन 1 को, नाइट्रेट के कांस्टेंट को 2 से गुणा करता हूं सारी इक्वेशन को, और मैथमेटिक्स कहती है जब आप पूरी इक्वेशन को गुणा कर देंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर विद द होल दैट इक्वेशन, योर आंसर विल रिमेन सेम। सो वहां पे आंसर सेम रहने वाला है। तो मैंने लिखा 0.3x प्लस 0.06y इज इक्वल टू 200, और नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.15x प्लस 0.06x इज इक्वल टू 150। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन है बेटे, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, कैप्लर ने नहीं किया, मैंने करके दिखाया। 0.21x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.2x, x की वैल्यू मैंने निकाली 238.09, वही वाली वैल्यू है बेटा। पॉइंट ये देखो, वही वाली वैल्यू है जो मैंने परपेंडिकुलर से की थी इंस्पेक्शन मेथड में। आंसर तो वही आना है, चाहे आप आइसो कॉस्ट लाइन से करें, चाहे साइमल्टेनियस इक्वेशन से करें, चाहे इंस्पेक्शन से करें। यार कैसी बातें कर रहे हैं। फिर मैंने उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दी। जब x की वैल्यू आ गई तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी तो y की वैल्यू आ गई। मैं आ गया जी पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में फॉस्फोरस कांस्टेंट और पोटाश कांस्टेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते थका नहीं, आप लिखते लिखते थक गए। कैप्लर ने नहीं कराया, फिर भी करा रहा हूं। सब लाइन ड्रॉ करके कराते हैं, मैं लिख के करा रहा हूं। सब बैठ के पढ़ाते हैं, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। क्या यार, फिर तो कुछ तो शर्म आनी चाहिए आपको। तो I have written those two. Again I have calculated the LCM, or I want to cancel one variable, so I multiplied the equation number 1 with 2 or equation number 2 with 5, and I have calculated this. Y की वैल्यू आ गई 476.19। अच्छा यही थी, फिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ये देखो ये आ गई 476.19, एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं? मुश्किल कुछ है ही नहीं। अच्छा अब आप ये बताओ, आप $10,476 अगर आप इस तरह से ऑर्डर करें, इफ यू गो इन द पॉइंट नंबर सी, दैट इज ऑप्टिमम पॉइंट, देन योर कॉस्ट विल बी $10,476। सपोज करते हैं आप आज एग्जिस्टिंग कॉस्ट कर रहे हैं 12,000, तो यू कैन सेव द कॉस्ट 10,476। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट 13,000 है, अगेन यू कैन सेव द कॉस्ट 13,000 माइनस 10,476। इफ यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट 14,000, देन ऑल्सो यू कैन सेव द कॉस्ट आराम से। कुछ भी मुश्किल है नहीं बेटे। लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से, मैथमेटिकल मॉडल की हेल्प से आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं।
तो बेटा ये था लेक्चर नंबर 8 जिसमें मैंने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7 मिनिमाइजेशन टाइप तीनों मेथड से करा दिया। आराम से अब आप सेक्शन सी के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं चलते चलते गाना दिखाना चाह रहा हूँ बेटे, मेरा बड़ा मन है कि मैं आपको एक गाना दिखाऊं और एक गाने को देखेंगे। शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहा है आपको। शाहरुख खान पता क्या कहना चाह रहा है? तू अभी कहेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए समय लगता है, पेशेंस लगती है, धीरे धीरे, होले 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 होले। ऐसा नहीं आएगा एकदम लीनियर, एलपी नहीं आएगी बेटा, धीरे धीरे कंसेंट, आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कंट्रीब्यूटर लाइन। होले होले से, होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो धीरे 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 करना है। अभी हम 1-2 लेक्चर छोड़ लेंगे चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करने में। बेटे F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। मैं भूपेश आनंद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।